हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजे ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाउ टू क्रैक एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2025 एंड 2026। इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाला हूं यही है कि आप कैसे एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम जामिया मिलिया इस्लामिया को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप इसको पढ़ना जरूरी है और कौन सी टॉपिक पढ़ना जरूरी नहीं है इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और आपको बुक्स कौन सा रिफर करना है और कौन सी बच्चे को रिफर करना है बुक्स जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो पीवाईक्यू है जो वाईक्यू सोल्व करना है या नहीं करना और कैसे सोल्व करना है पूरा डिटेल वाइज में इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके फायदे के रहने वाली वीडियोज है। क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो 13 डेज या 12 डेज के आसपास जो टाइम है जो आपके पास बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तो आपको बहुत सारे आइडिया आपको दिमाग में आएंगे कैसे आपको क्रैक करना है, ठीक है। और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में कौन सी टॉपिक जो है जो आपको पढ़ना जरूरी है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है और कौन सी टॉपिक को आपको पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, ये आपको बहुत मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक एक ऐसा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का जीएमआई के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना जरूरी है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, इसको बेसिक्स नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे 11-12 का आपको नॉलेज होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर का, और आपको कुछ ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं है तो प्लीज आप इसको चार्ट बना करके अपने रिमेंबर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपको है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड जो है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से वीडियो देख करके आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ताकि आप उसको पीवाईक्यू क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सको और एग्जामिनेशन में अच्छे से सोल्व कर पाओ इस क्वेश्चंस को। फोर्थ नंबर में है जो सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिफ्थ में है केमिकल काइनेटिक्स, जो आप इसको आप स्किप नहीं कर सकती, आपको नॉलेज होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन के बारे में आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलती है। गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये तीनों स्टेट जो है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन सेल, ये तीनों जो है एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है, कंडक्टेंस भी आता है और कंसंट्रेशन सेल भी आती है। लेकिन ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे नॉन इक्वेशन से देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखने को मिलते हैं, और आपको कंडक्टेंस से भी देखने को मिलते हैं और कंसंट्रेशन सेल से भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलिमेंट्री ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपको क्वांटम से क्वेश्चन मिलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से आपको देखने को मिलते हैं और आपको एनर्जी निकालने को देखने को मिलते हैं 1D 2D 3D बॉक्स से, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 11-12 का पार्ट का है ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में आपको बेसिक भी नॉलेज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो आपको थोड़ा भी नॉलेज रहेगा तो आप बना दोगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसको और आप स्किप कर भी सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कभी कभी आते हैं और कभी कभी ना भी आते हैं। लेकिन बाकी जो 1 से लेकर 10 नंबर टॉपिक है इसको आप स्किप मत करना, इस टॉपिक का आपके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसका साथ साथ आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कहां से आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का आपको बुक प्रीफर करना है, ये उस बच्चे के लिए है जो 2026 में अगर आप प्लान कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो उस बच्चे के लिए है। जो 2025 में आप देना चाहते हैं 14 मई को, वो आपके पास वैसे भी आपके पास टाइम नहीं, तो आप बुक प्रीफर मत ही करो, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, बुक प्रीफर मत ही करो अभी के टाइम में। तो आप जितना टॉपिक है उसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसका फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत जरूरी है अभी फिलहाल के लिए 2025 वाले स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर आप देखो जो बुक है वो आपको BS बहल, JD तुली या अरुण बहल, इस चांद का आपको एक ही बुक्स आते हैं, ये सारे जो जितने भी आपको साइंटिस्ट सब एक ही बुक्स आते हैं, इसको आप इसको प्रीफर कर सकते हो। पीटर एटकिंस भी प्रीफर कर सकते हो, KL कपूर आप प्रीफर कर सकते हो और PSP मतलब पुलिस एंड पठानिया बुक्स भी प्रीफर कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड में जो है आपको ऑर्गेनोमेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल, हेप्टिसिटी निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे जेसन सॉल्ट के बारे में, तो जेसन सॉल्ट के बारे में आपको नॉलेज ले लेना है, कहीं से भी आपको उसके बारे में पता करना है क्या होता है, कितने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक। थर्ड जो है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके स्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको लिगेंड का आईडी नेचर पता होना चाहिए, कौन सा क्या लिगेंड है, बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर में आप देख सकते हो, फोर्थ नंबर में क्या है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का ही पार्ट है जो बहुत जरूरी है। इसको कैसे हम CFC निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का CFC निकालना इस टॉपिक के अंदर पूछ जाते हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हमेशा पूछ जाते हैं कि टेट्राहेड्रल का कैसे आप निकालोगे CFC वैल्यू, ऑक्टाहेड्रल कैसे निकालोगे CFC वैल्यू, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। VBT आपको पता होना चाहिए, भैसवर थ्योरी पता होना चाहिए। आप जैसे कोई भी किसी कम्प्लेक्स का आपका ज्योमेट्रिकल पता होना चाहिए कि DSP2 है या SP3 है, और उसमें D जो यूज हो रहा है, कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, DS² Y² यूज हो रहा है या फिर DZ² यूज हो रहा है, इसके आपको इन्वोल्वेशन ऑफ D ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फिफ्थ नंबर टॉपिक है वो इस ब्लॉक एलिमेंट का है, जो 1 और 2 ग्रुप का है, मतलब कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिएक्शंस, उस मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन एनर्जी, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए इस ब्लॉक का, इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है, ठीक है। 6 नंबर जो टॉपिक है वो P ब्लॉक एलिमेंट है, जो ग्रुप 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, मतलब कि कार्बन फैमिली, बोरन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पूरा नेचर, पूरी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। 11-12 का भी टॉपिक, हाँ 11-12 से लेकर के आपको ग्रेजुएशन लेवल तक नॉलेज होना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद आते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजिशन मेटल है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा मेटल किसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपको ग्रुप पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं क्रोमियम, तो क्रोमियम के जो नीचे जो मेटल होते हैं, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। F ब्लॉक के अंदर में आप देख सकते हैं F ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको F ब्लॉक के अंदर में उसके एलिमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए सब, और उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बारे में कलर और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, तो आपको क्वेश्चंस वैसे ही आप सोल्व कर दोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलती है। हाँ, नोबेल गैस बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है। बाइनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलती है। हिम प्रोटीन, नॉन हिम प्रोटीन्स, इसके बारे में देखने को मिल जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। और लास्ट में आता है मेटलर्जी कोर्स, ये 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ये आपको 11-12 के टॉपिक से, वहां तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, तो बहुत आपके फायदा रहेगी। हाँ, जो इसका जो बुक प्रीफर की जाती है वो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्साइज बुक्स है, फिर मिशेल एंड टार बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हुई बुक्स है, काप्ट्री बुक्स है, और PSV पूरी तरह पढ़ाने बुक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक्स को अगर आप चाहते हैं अच्छे से बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। RS निकालना, DL निकालना, हाँ कॉन्फर्मेशन के बारे में पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाता है, हाँ न्यूमन प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, इंटर कन्वर्जन, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो सेकंड जो टॉपिक है वो GOC एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बेसिक है। हाँ, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ये आपको पहचानना होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ कौन सा होमो एरोमेटिक है, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, तो आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। हाँ, GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, GOC आपको ध्यान रखना है। हाइपर कंजुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। पेरिसाइक्लिक से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डायल सेल्टर हो गया, सिग्माट्रोपिक हो गया, इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो गया, इससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, ठीक है। रिएजेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड से क्वेश्चन देखने को मिल जाती
जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और इपोक्साइड से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। जो 11-12 जो टॉपिक्स उससे क्वेश्चन भी आते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी, इपोक्साइड से भी। तो इसमें रिएक्शंस काफी अंदर छुपे हुए होते हैं, नेम रिएक्शन भी बहुत छुपे हुए होते हैं। तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, 11-12 का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, तभी आप क्रैक कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। 8 नंबर जो टॉपिक है वो SN1, SN2, SNI, E1CB, E1, E2 इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे ध्यान रखना है आपको। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप मत करना। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस टॉपिक के अंदर में, तो प्लीज से भी आप यूट्यूब लेक्चर देख करके कहीं से भी इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन करो। ये बात आता है कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर में आते हैं अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और पेप्टाइड्स, मतलब RNA, DNA से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्किप मत करना। NMR से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो IR UV से, बट NMR हमेशा ध्यान रखना, NMR सिग्नल निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो NMR को हमेशा स्किप मत करना, NMR आपको आना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको इस तरह टॉपिक को आइडिया होना भी चाहिए। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ पर आए हो, तो आपको नॉलेज तो वैसे भी होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है नेचुरल प्रोडक्ट। इसको आप क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं आइसोप्रीन या टार्पिन से, स्किप कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन टच करना होता है, 75, इससे आप टच वैसे भी नहीं कर पाओगे। 70-75 मैक्सिमम टच करने की कैपेसिटी होती है हर बच्चे के अंदर में। कोई बच्चे 80 क्वेश्चन भी टच कर देते हैं, जिसके पास जितना हुनर होता है, जितना उसके पास कैपेसिटी होती है, उसके साथ टच करते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि 70 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन अगर आप टच कर भी देते हो 100 क्वेश्चन के अंदर में, और आपकी एक्यूरेसी 95% है, मतलब आप 75 क्वेश्चन आपने टच कर दिया, जिसमें आपने 5 क्वेश्चन ही आपको गलत हुआ, 70 क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी जो है आपको 90%, आपको 95% आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। आपको JMI के अंदर में MSc केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो तो। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब आप 75 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लिए, तो उसमें कम से कम 70 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए। 5 क्वेश्चन अगर आपको गलत होता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 70 क्वेश्चन आपको सही होनी चाहिए, तभी आपको चांसेस मिलेंगे एडमिशन होने के लिए JMI के अंदर में, और वो भी ऑर्गेनिक के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का, हर बच्चे का डिमांड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर में MSc केमिस्ट्री से हम करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना, ऐसा मत करना कि आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर रहे हो, लेकिन 30 क्वेश्चन आपको गलती हो जा रहा। तो अगर 30 क्वेश्चन आपको गलती हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है फिर आपका, इसमें आपको एक्यूरेसी बहुत माइनस में है, बहुत कम एक्यूरेसी है, तो आपको एक्यूरेसी आपको 95% होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी बुक प्रीफर कर सकते हो, तो आयल फिनार बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रीफर कर सकते हो इस टॉपिक के लिए, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आता है, उसको प्रीफर कर सकते हो। PS कल्सी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो स्टूडियो केमिस्ट्री के लिए है, जो आप इसको यूज कर सकते हो। मॉरिसन बॉयड है, बहुत अच्छे बुक्स हैं, ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छे बुक्स हैं, तो इसको यूज कर सकते हो। ग्राहम सोलोमन से बहुत अच्छे बुक्स हैं, इसको भी यूज कर सकते हो। क्लेडन तो सबसे अच्छी बुक्स है ही है, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, ठीक है। और पाविया स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत अच्छा बुक्स है पाविया, तो इसको ध्यान रखना। ये आपको सेमेस्टर में भी यूज हो सकता है, जब आपको एडमिशन हो जाएगी JMI के अंदर में, तो आप सेमेस्टर में इस बुक को यूज कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट रहने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, जब लास्ट टाइम जो होता है 10 दिन का जो होता है टाइम, 15 दिन का जो टाइम होता है एग्जामिनेशन के, तो उस टाइम आपको जो स्ट्रैटेजी होता है, बुक पढ़ने का स्ट्रैटेजी नहीं होता। थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है वो आपको इसी चीज से आपको क्लियर होगा, PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत जितने मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया आपको लाइफ पता चलता ये है कि आपको नीट का जो है, नीट का जो केमिस्ट्री होता है उसका PYQ भी आप सोल्व करो। कम से कम 4 साल तक का नीट का PYQ क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। इससे आपको बहुत प्रैक्टिस मिलेगी, और साथ साथ आपको JEE मेंस और JEE एडवांस इसका भी PYQ क्वेश्चन सोल्व करके ही जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, नीट का PYQ क्वेश्चन जो आपको करके जाना है, और JEE मेंस और JEE एडवांस का भी PYQ क्वेश्चन सोल्व करके जाना है। और साथ साथ आपको IIT जैम का, इससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं IIT जैम में जो अभी PYQ आ रखे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हैं IIT जैम के अंदर में, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सेम क्वेश्चन देखने को मिलती है JMI के अंदर में। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो
सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाती है और कॉन्सेप्ट वाइज भी सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आईआईटी जैम का जो पीवाईक्यू होता है उससे भी देखने को मिल जाती है और नीट पीवाईक्यू से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाती है और जेईई मेंस एडवांस से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो प्लीज मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अभी 12 दिन टाइम है, 13 दिन टाइम है, 10 दिन टाइम है, जितने भी टाइम आपके हिसाब से अभी से है, तो माना कि 13 दिन टाइम है, ठीक है। तो अभी से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, नीट का भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, आईआईटी जेईई मेंस का भी करो और जेईई एडवांस का भी करो और साथ आपको आईआईटी जैम पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस करो। कम से कम 4 साल तक प्रैक्टिस करो और उसके साथ आपको जेएमआई का भी प्रैक्टिस तो करना ही करना है, वो भी करो। इतना करो, आप कुछ मत करो, अभी के 10 दिन के टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उतना फायदा आपके लिए ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।